क्या ये आजादी है? क्या ये आजादी का मतलब है? दरअसल ये हमारी राय नहीं है, ये राय है असीम त्रिवेदी जैसे उन तमाम लोगों की जिन्हें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का भुगतान जेल जाकर करना पड़ा, वो भी देशद्रोह जैसे केस में, चाहे वो डॉक्टर विनायक सेन हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता सीमा आजाद या तमाम दूसरे लोग। बड़ा सवाल ये है, ये कैसी आजादी? गुनाह, कार्टूनिस्ट बना देशद्रोही, कलाकार को कहां मिले पनाह, देशद्रोही कौन? समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद, स्वागत है आपका। ऋषिकेश कुमार जी हैं, आप टीम अन्ना के सदस्य हैं, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप भी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियोज में हैं। और इसके अलावा सुभाष कश्यप जी हमारे साथ हैं, आप मशहूर संविधान विशेषज्ञ हैं। आप तीनों से इस मुद्दे विशेष पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ असीम के पिताजी भी जुड़ेंगे कुछ देर बाद, अशोक त्रिवेदी जी। असीम के दोस्त भी जुड़ेंगे, आलोक दीक्षित जी। कई लोगों से एक करके हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश में आज भी आदमी आदमी को ढो रहा है, ये कैसी आजादी? अभिव्यक्ति के नाम पर जब हम मुखरित होते हैं तो हमें जेल में ठूंस दिया जाता है। हो सकता है असीम त्रिवेदी के बाद मेरे कड़े शब्दों के चलते कोई नेता के पेट में दर्द हो और मुझे भी जेल भेज दे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेता बिरादरी इन कार्टूनों से, इन वाक्यों से, इन शब्दों से, इन लेखों से, इन मीडिया रिपोर्ट से डरती क्यों है, कसमताती क्यों है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो पहले कानपुर के रहने वाले इंटरनेशनल फेम कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिया गया, फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब जब देश भर में असीम की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान आता है कि जल्द ही असीम पर से देशद्रोह का केस हटा लिया जाएगा और अगले कुछ घंटों बाद बॉम्बे हाईकोर्ट असीम को जमानत दे देता है। ये सारे सीक्वेंस क्या साबित करते हैं, ये आप तय कीजिए, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी सरकार की मंशा पर, उसकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। कार्टूनिस्ट बना देशद्रोही, सड़कों पर उतरे लोग, बैकफुट पर आई सरकार। हम सभी लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ऐसा देश जहां का संविधान हर नागरिक को इस बात का हक देता है कि वो अपनी मर्जी की बात कह सके, लिख सके और अपनी भावनाओं को तस्वीरों के जरिए अभिव्यक्त भी कर सके। लेकिन अजीब हालात हैं साहब। एक कार्टूनिस्ट को देशद्रोह के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नाराजगी को कार्टून के जरिए पेश किया था। संभव है कि हम या आप उस तस्वीर से इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन इस बात पर बहस की जा सकती है। बहस इस बात पर भी कि राष्ट्रीय प्रतीकों का हर हाल में सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी को देशद्रोही करार देना ये कहां तक मुनासिब है? दरअसल कानपुर के रहने वाले 25 बरस के कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान एक कार्टून बनाया था, जिसके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के एक सदस्य ने अदालत में शिकायत की थी, जिसके बाद आईपीसी की दफा 124 यानी देशद्रोह और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की रोकथाम अधिनियम की धारा 2 के तहत 8 सितंबर को असीम त्रिवेदी को हिरासत में ले लिया गया। बहरहाल असीम त्रिवेदी देशद्रोही हैं या नहीं, ये अलग विवाद का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मामले में नया मोड़ तब आ गया जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने असीम त्रिवेदी के खिलाफ चल रहे
देशद्रोह के मामले को वापस लेने का आदेश दंदना दिया और आनन फानन में असीम त्रिवेदी को जमानत दे दी गई। अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अगर असीम त्रिवेदी वाकई देशद्रोही हैं, तो फिर उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह का मामला वापस क्यों लिया गया? और दूसरी बात ये कि अगर असीम त्रिवेदी देशद्रोही नहीं, तो फिर उन्हें हिरासत में क्यों रखा गया? मतलब साफ है कि मामले में सियासी रंग काफी भीतर तक पैवस्त हो चुका है। दरअसल असीम त्रिवेदी का मामला सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहा। असीम त्रिवेदी पर जिस संसद की गरिमा का अपमान करने का आरोप लगा है, उसी संसद में हमारे गणमान्य सांसद खुलेआम धक्का मुक्की और मारापीटी करते हैं। तो ये देशद्रोह नहीं। संसद में खुलेआम नोटों की गड्डियां उछाली जाती हैं, तो ये देशद्रोह नहीं। कर्नाटक की विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान हमारे माननीय विधायक ब्लू फिल्म देखते पकड़े जाते हैं, तो ये भी देशद्रोह नहीं। लेकिन अगर एक कार्टूनों के जरिए व्यवस्था के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करता है, तो उन्हीं माननीयों को ये बात हजम नहीं होती और माननीयों की ये हरकत हमें हजम नहीं हो रही। आलोक साहिल, समाचार प्लस। सवाल वाकई बहुत मौजू है कि आप विधानसभा में बैठकर अश्लील फिल्म देखिए, आप बलात्कार के मामलों में फंसिए, आप देश को प्रदेश को लूट के खा जाइए, आपके खिलाफ एक से बढ़कर एक गैर जमानती मुकदमे दर्ज हों, आप संसद ना चलने दीजिए, आप जनता का पैसा लूट लीजिए, आप जनता को महंगाई के बोझ तले मार डालिए, आपकी पार्टी की जो नेटवर्थ है वो लगातार बढ़ती जाए, देश महंगाई से, बेरोजगारी से, आतंकवाद से, अशिक्षा से जूझता रहे और हमारे नेताओं को कोई परवाह ना हो। हम सब देशद्रोही, और जो इस देश के भाग्य विधाता हैं उनके ऊपर कोई दोष नहीं। ये कैसा देश है, ये कैसी नीति है और ये कैसे तर्क हैं, ये कम से कम मुझे समझ में नहीं आता। हमारे साथ आदरणीय सुभाष कश्यप जी जुड़ गए हैं। आप जाने माने मशहूर संविधान विशेषज्ञ हैं। आपकी बहुत सारी किताबें हम लोगों ने पढ़ी हैं जब हम लोग वकालत पढ़ते थे या दूसरे कोर्सेज पढ़ते थे। सुभाष कश्यप जी, विशेष स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। राष्ट्रद्रोह जिसकी बात की जा रही है, असीम जैसे कार्टूनिस्ट के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाना भारतीय संविधान की नीयत से, उसकी रोशनी में यह मुनासिब है? देखिए, हर एक मामले को उसके पूरे तथ्यों के साथ एग्जामिन करना होता है, तब ये कहा जा सकता है कि इस मामले में क्या केस बनता है या नहीं बनता है। जहां तक संविधान का सवाल है, संविधान में जो अनुच्छेद 19(1) है, 19(1)(a), वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट है। तो हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का मूल रूप से अधिकार है। और शासन की आलोचना करना ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है, ये कोई देशद्रोह नहीं है। सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। अगर आप देश की अवमानना करते हैं तब दूसरी बात है, लेकिन इस मामले में जितना रिपोर्ट हुआ है उसमें देश की अवमानना की तो कोई बात नहीं है। ये जो भी कार्टून बनाए गए उनमें लगता ये है, कार्टून मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन लगता ये है कि उनसे ये कहने की कोशिश की गई कि इस समय जो सरकार चल रही है, जिस प्रकार संसद चल रही है, वो बहुत संतोषजनक है। उसकी आलोचना एक नागरिक के नाते कार्टूनिस्ट ने की। नहीं, यहां पर बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस नीत सरकारें ये एस्टेब्लिशमेंट
और कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रही हैं क्या? क्योंकि जब हम एस्टेब्लिशमेंट की आलोचना करते हैं तो वो व्यवस्था सुधार के हिसाब से, व्यवस्था परिवर्तन के हिसाब से करते हैं, उस नीयत से करते हैं। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना करते हैं या निंदा करते हैं तो वो एक दूसरा मसला है, एक अलहदा मसला है। तो क्या कांग्रेस नीति जो सरकारें हैं वो यहीं पर लैग कर रही हैं क्या यही व्यू पॉइंट क्लैश कर रहा है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बातें कही जा रही हैं, जो सरकार की नाकामियों पर आलोचना हो रही है, आप उसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं, आप उसको एंटी कंट्री बता रहे हैं? देखिए, सरकार की आलोचना करना गैर कानूनी नहीं है, व्यवस्था में परिवर्तन की बात करना गैर कानूनी नहीं है, व्यवस्था की आलोचना करना असंवैधानिक नहीं है, संविधान की आलोचना करना भी असंवैधानिक नहीं है जब तक आप संविधान की अवमानना नहीं करते। ठीक है। संविधान के बारे में ये कहा जा सकता है कि असंतोषजनक है, उसमें ये कमियां हैं, उसमें सुधार होना चाहिए, उसमें कोई असंवैधानिक बात नहीं है। संविधान में 97 संशोधन हो चुके हैं और भी संशोधन किए जा सकते हैं, उनकी बात की जा सकती है। तो संविधान की आलोचना करना भी कोई असंवैधानिक नहीं है। नहीं अमिताभ जी, क्या यहां पर यह समझ में आता है कि जो कांग्रेस नीति सरकारें हैं या जो कांग्रेस पार्टी है, एक के बाद एक अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अब इस तरह की स्वस्थ आलोचनाओं को देशद्रोह का लबादा उड़ाकर उन लोगों का मुंह बंद करना चाहती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो इस्तेमाल कर रहे हैं? अतुल, इसमें 3-4 चीजें मुझे समझ में आई। इस प्रकरण ने इस बहस को पुनर्जीवित कर दिया, हालांकि बहस पुरानी है। यही काम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में किया विनायक सेन के खिलाफ, यही काम ममता ने पश्चिम बंगाल में किया, जो पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने किया असीम के खिलाफ। 3-4 चीजें मुझे समझ आती है। कांग्रेस के लिए खास तौर पर कहूंगा, कांग्रेस के लोगों को स्मृति दोष है। मुझे लगता है कि उनकी मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट होती जा रही है, सत्ता में ज्यादा रहने के कारण है, पता नहीं क्या इसका वो है, पर क्यों ये ऐसी स्थिति बनी। 1951 में पंडित नेहरू ने इसी लोकसभा में कहा था एक अपने भाषण में जी कि आईपीसी की धारा 124A जो राष्ट्रद्रोह को डिफाइन करती है, उन्होंने कहा था कि ये घोर आपत्तिजनक है और जितनी जल्दी हो इस देश को इस धारा से मुक्ति पा लेनी चाहिए। 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। अब या तो आज के कर्णधार नेहरू जी से ज्यादा काबिल है, या तो ये मान लूं, और अगर नेहरू इस देश की विजडम के प्रतीक मानूं मैं उनको, तो ये 1951 से आज तक ये कानून प्रिवेल क्यों किया? दूसरी बात, क्या किसी ब्यूरोक्रेट को, क्या किसी नेता को जो पद पे रहा हो सरकार में, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी न निभाना, उसके साथ विश्वासघात करने, उसके भरोसे को तोड़ने के कारण राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में दंडित किया गया? नहीं। तो सारे लिखने पढ़ने वाले क्यों? भाई, जिसने चारा घोटाला किया वो राष्ट्र के प्रति प्रेम था क्या, यह द्रोह था? जिसने 2G घोटाला किया वो राष्ट्र के प्रति प्रेम था या द्रोह था? नागरवाला कांड हुआ वो राष्ट्र के प्रति द्रोह था या प्रेम था? मुदला कांड हुआ इस देश में, जीप कांड हुआ, सैकड़ों कांड में गिरा सकता हूं। कोयला घोटाला आज जो चल रहा है, ये देश के प्रति प्रेम है क्या? लेकिन इनके प्रति राष्ट्रद्रोह का मुकदमा आप नहीं लिखाते। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो आज का विवाद है, मैं असीम के कार्टून से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मेरी असहमति उसके कार्टून से होने का अर्थ यह नहीं कि असीम राष्ट्रद्रोही है। वैसे ही अगर मैं असीम के कार्टून से सहमत हूं अगर, तो इसका अर्थ भी यह नहीं कि सरकार को उसको दबाने के लिए इस ढंग के अधिकार की छूट दे दी जाए किसी भी लोकतांत्रिक देश में। हां, जनता के बीच ये विषय होना चाहिए विमर्श का कि अपनी मर्यादाएं कैसे तय हों। लेकिन जैसा सुभाष कश्यप जी कह रहे थे, मैं उस बात को थोड़ा सा एलोबरेट करूं। ये बात मैंने विनायक सेन की गिरफ्तारी के समय भी कही थी, जब उन पर 124 लगाया गया था। मैंने कहा था कि सरकार के खिलाफ होना देश के खिलाफ होना नहीं है। देश बड़ी चीज है, सरकार उसका एक छोटा सा हिस्सा है, एक टेम्परेरी व्यवस्था है देश को चलाने के लिए, जो हर 5 साल में बदल जाती है। सही बात। ये भारत नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये एक व्यवस्था है जो हम भारत के लोगों ने खुद तय की है।
राजेंद्र बाबू ने कहा था जिस दिन संविधान लागू हुआ, उनसे पूछा एक पत्रकार ने कि क्या परिवर्तन देखते हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक पंक्ति में कहा कि आज से प्रजा राजा हो गई। राजेंद्र प्रसाद, ये राजा का हश्र ये है कि जेल में ठूस देते हैं आप उसको।